डूबा हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में 100% फंसेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाओ, अमरकंटक। अब अमरकंटक को आप मेकल पर्वत श्रृंखला नाम से भी जानते हो, यानी कि अमरकंटक पठार को आप मेकल पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हो। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका नाम हमने नर्मदा कुंड भी रख दिया है कि यहाँ से जो है इस नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। क्वेश्चन पहले पढ़ो, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अब मैनचेस्टर का मतलब इंग्लैंड का एक वर्ड है, ये इंग्लैंड वालों ने इस वर्ड का यूज़ किया था और इसका मतलब है सूती वस्त्र का के समान, ऐसे मान लो सूती वस्त्र के समान। अब अहमदाबाद में सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा काम होता तो उसको हमने क्या बोल दिया? भारत का मैनचेस्टर कह दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अहमदाबाद इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। बस 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं और इन 20 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने वाले हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक बार ठान लो, जीत के रहोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर जरा थोड़ा ध्यान देना। लोकसभा का पहला सत्र किस वर्ष शुरू हुआ? अरे यार शुरू तो लिखा भी नहीं है। लोकसभा का पहला सत्र किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगाओ, 1952। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आप जिनको भी इंग्लिश में पढ़ रहा हो वो इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम वाले भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ा ही रहा हूँ मैं। तो लोकसभा का पहला सत्र किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सीजन ऑफ लोकसभा हेल्ड? तो 1952 में 13 मई 1952, ठीक है, 13 मई 1952, 17 अप्रैल 1952 से स्टार्ट हुआ था और 13 मई में जाके ये निपटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1952 इज़ द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 जरा एक बार पढ़ो। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि बी पे आप टिक लगा दो। 25 भारत में उच्च न्यायालय हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पर है और किस सन में स्थापित हुआ था? जल्दी फास्टली मुझे कमेंट कर दो, जल्दी बताओ। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, 1862 में उसकी स्थापना हुई थी। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जल्दी बताओ, फास्टली जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। क्या ये भी नहीं पता? आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक है, सबसे नया उच्च न्यायालय। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी मतलब समझते हो? सबसे बड़ी झील यानी कि सबसे लंबी झील जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है और क्षेत्रफल 2023 किलोमीटर स्क्वायर है, उसका नाम है, बी पे आप टिक लगाओ, बेम्बड झील। इसका क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों? 2023 किलोमीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? 96.5 किलोमीटर। ठीक है, ये याद कर लो कि बेम्बंड यानी कि बेबनाड झील की जो लंबाई है ना, बेबनाड झील की लंबाई 96.5 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 2023 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की स्थान कहाँ है इसका? केरल में, उद्गम स्थान केरल। चलिए, तो अब अगर आपसे पूछे कि यार खारी पानी के आधार पर कौन सी झील सबसे बड़ी है या मीठे पानी के आधार पर कौन सी झील सबसे बड़ी है, बताना ज़रा। खारे पानी के आधार पर सबसे लंबी झील कौन सी है? लेगून। मीठे पानी के आधार पर सबसे लंबी झील कौन सी है? बुलर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए यार, पता है या ऐसी बस? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 6, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ज़्यादा बताने लायक भी क्वेश्चन नहीं है। तमिलनाडु इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 6 हमारे पूरे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई?
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1901 में। अब ये जो नोबेल थे ना, वो अल्फ्रेड नोबेल पूरा नाम था। 201 एक्सपेरिमेंट में से केवल एक एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल हुआ था, और उन्हीं की याद में 6 भागों में, यानी कि 6 भागों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता। ठीक है, समझ गए? उन्हीं के नाम के आधार पर 10 दिसंबर को ये वितरण होता हर साल की। तो 1901 जो है ना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ये भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि भारत की सबसे ज़्यादा संख्या यही होती है भील जनजाति की। समझ गए चीज़ को? तो यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो, मध्य प्रदेश इज़ द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताओ, कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? जिन्होंने साइंस से इंटर पास किया है 100% इसका राइट ऑप्शन बताएंगे मरकरी, जिसको आप कहते हो पारा। अच्छा, कोई इसका एटॉमिक नंबर बताओ, कोई इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। पता है किसी को? नहीं पता ना यार, पता करो। अच्छा, किसी ने देखा थर्मामीटर में? अरे ये पारा सबने देख रखा। थर्मामीटर, जब आपको बुखार आ जाता है, थर्मामीटर लिया टेम्परेचर नापने के लिए, मुंह में रखा और भैया नाप लिया कि आपको जो टेम्परेचर, आपका बुखार 101 है, 102 है। किस चीज़ में? फ़ारेनहाइट में। समझ गए? चलो, मरकरी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। शिव सागर झील किस राज्य में है? देखो, शिव सागर झील ना, एक शिव सागर जलाशय महाराष्ट्र में भी है, लेकिन महाराष्ट्र का इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर बी यही राइट ऑप्शन है, असम। और इस शिव सागर झील को, असम वाली शिव सागर झील को, ठीक है, बोरपुखरी भी है, यानी कि बोरपुखरी के नाम से भी जानते हैं हम, बोरपुखरी। एक बार एग्जाम पेपर में बोरपुखरी झील से आया था कि यार ये बोरपुखरी झील कहाँ स्थित है। अधिकांश बच्चे गलत ऑप्शन लगा आए थे। समझे? तो शिव सागर झील के बारे में पढ़ा और पूछ लिया बोरपुखरी झील के बारे में, तो कैसे बता पाओगे यार इसका आंसर? ठीक है, तो असम में प्रेजेंट है, इज द राइट ऑप्शन असम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 जरा एक बार देख लो। प्राचीन भूगोल के जनक कौन है? तो प्राचीन भूगोल के, देखो होमगार्ड के एग्जाम पेपर में भूगोल के 10-12 क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। 10-12 क्वेश्चन हिस्ट्री के पक्का फंसेंगे, कुछ संविधान के फंसेंगे, कुछ अर्थव्यवस्था के फंसेंगे। 40 से 45 क्वेश्चन आपके इस तरह से आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश जीके के फंसेंगे, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और 15 क्वेश्चन विज्ञान के फंसेंगे। कुल 20 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, पर ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसेंगे। चलिए, तो प्राचीन भूगोल का जनक कौन है? यार बड़ी बेइज्जती हो रही है ये तो। प्राचीन भूगोल का जनक कौन है पूछना चाहिए था। प्राचीन भूगोल के जनक कौन थे या हैं? चलो बी पे टिक लगा दो आप। हिकेटियस इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, इनके बारे में क्या बताऊं? इनकी अपनी कहानी है और हमारी अपनी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर जरा ध्यान देना। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अब हम लोग अलाय बलाय पढ़ के जा रहे हैं, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बना के पूछ रहा। पढ़ा है आज से पहले ये क्वेश्चन? अगर पढ़ा है तो राइट ऑप्शन बताओ, अगर दम है तो बताओ जल्दी। एनेक्सीमेंडर इज द राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो, एनेक्सीमेंडर इज द राइट ऑप्शन। चलिए, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सीमेंडर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ एक बार और बढ़ो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में विभाजित है? तो ये सबको पता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सबसे ऊपर वाली परत को आप क्या बोलते हो? क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी। उसके नीचे वाली परत को आप मेंटल कहते हो, और सेंटर वाली परत को आप क्या बोलते हो? कोर कहते हो आप। तो 3 भागों में डिवाइड होती है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में विभाजित है? 3 परतों में। कौन कौन सी? भूपर्पटी, मेंटल एंड कोर इज द राइट ऑप्शन। कोर को हिंदी में कहते हैं क्रोड। ठीक है, चलो, तो 3 भागों में हमने डिवाइड कर दी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार अच्छे से पढ़ो। भूपर्पटी मुख्य रूप से किससे बनी है? भाई भूपर्पटी मुख्य रूप से किससे बनी है? व्हाट इज द क्रस्ट मेनली मेड ऑफ? ग्रेनाइट, वेसल चट्टाने, संगमरमर सब बदन तेरा, चूना पत्थर। क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? बी पे आप टिक लगा दो, वेसल्ट चट्टाने इज द राइट ऑप्शन। जितनी भूपर्पटी जो होती है ना, क्रस्ट जिसे बोलते हो आप, वो बेसल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेसल चट्टान है। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? अरे जो क्रस्ट है CRUST,
वो भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर है। किलोमीटर की बात चलती है यहाँ, किलोमीटर की, कोई मीटर और सेंटीमीटर का हिसाब नहीं है, ये पृथ्वी है, समझ गए? तो किलोमीटर इज 34 किलोमीटर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, देखो हड़प्पा सभ्यता से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसेगा। तो देखो हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहा धातु से। ये देख रहे हो आप, डी पे टिक लगा दो, लोहा। लोहा जो होता है ना, आयरन, आयरन के बारे में उस समय लोग, ये मतलब हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे, समझ गए? तो वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के प्रति अज्ञानी थे, लोहे का ज्ञान उनको था नहीं, ठीक है? बाकी सबका ज्ञान था इनमें से। क्वेश्चन 17वां देख लो, हड़प्पा की मोहरें मुख्य रूप से किससे बनी थी? तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो हड़प्पा की मोहरें होती हैं वो सेल खड़ी से बनी थी। अब आप कहोगे यार सर ये सेल खड़ी क्या चीज़ है? देखो ये मुलायम पत्थर होता है जिस पर बड़ी आसानी से आप क्या बोल सकते हैं भाई, औजार से मोहर बना सकते हो। और इस मोहर पे है ना जानवरों के मतलब चिन्ह थे, जो भी उस समय जानवर हुआ करते थे उन जानवरों के चिन्ह जो है बना दिया करते थे, वही यहाँ की मोहरें बन गई। तो सेल खड़ी क्या है? एक मुलायम पत्थर है जिस पर छेनी, हथौड़े या जो भी उनके पास औजार थे उनकी हेल्प से, ठीक है, जानवरों की मूर्ति बना दी जाती थी, उन्हीं को आप बोलते थे मोहरें, ठीक है, उस समय। तो सेल खड़ी इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फीफा कप किस खेल से संबंधित? ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता दूंगा। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा कप जो होता है ना वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल सब खेलते हैं यार, वॉलीबॉल सब खेलते हैं। अच्छा खेलते हो नहीं खोलते हो आप लोग? अरे मन करता होगा खेलने का, लेकिन आप आजकल किसी और ही चीज़ से खेल रहे हो, उस चीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा बस। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप जो है ना वो हॉकी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है? किससे संबंधित है? हॉकी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एक बार अच्छे से पढ़ो, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सब क्रिकेट देखते होंगे, सब देखते होंगे क्रिकेट, बस राइट ऑप्शन क्रिकेट लगा दो। बस यही मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, यही मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं। आप बताओ जरा फीफा कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ फास्टली। फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं और 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझा दिए मैंने आपको। और बाकी डिटेल से पढ़ना चाहो डिटेल से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मिस मत करना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम पेपर देने जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह के नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।